हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद है बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बेहतर करते जा रहे होंगे निरंतर भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए सारे यूनिट वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले यूनिट 2 के सारे वीडियो एमसीक्यू के फॉर्म में प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी साथी नए हैं उस प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियो देख सकता है। अब हम पीवाईक्यू के साथ साथ पीवाईक्यू के भी 4 वीडियो डल चुके हैं। जो भी साथी नए हैं 19 से लेकर 25 तक के सारे पीवाईक्यू उसमें मैं करा रहा हूँ, और उसमें 2022 का पेपर का जो पूरा पेपर है 1 से 100 प्रश्न वे सारे मैं डाल चुका हूँ। और हम संविधान के सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिससे पहले हमने 2 वीडियो संविधान सभा के पूरे 2 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल पर, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियो देख लीजिए जो आपकी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं और आपके काम आने वाले हैं। और जो भी साथी हैं नए हैं तो अपने वीडियो इस वीडियो के माध्यम से जो भी मुझे सुन पा रहे देख पा रहे हैं, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से सारी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और साथ में जो भी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सारे तथ्य सारे फैक्ट होंगे वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शेखर। तो जल्दी से आज हम मौलिक अधिकारों के सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पार्ट 1 है, जिसमें लगभग 90 प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों पर डिटेल से बात करने वाले हैं और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, एक एक प्रश्न पर अच्छे से बात करने वाले हैं। तो जल्दी से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप सिलेबस देखिए, उसके बाद हम सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसा कि सभी साथी सिलेबस देख रहे होंगे, अच्छे से सिलेबस को देखना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे एमसीक्यू करने हैं, क्योंकि इधर उधर की जो भी चीज़ें हैं वो ना करते हुए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। अपने तैयारी को अकॉर्डिंग टू सिलेबस करना है, तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आप सभी सिलेबस देख रहे हैं, यूनिट 5 है ना। और आप सभी ने, मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का सारा सिलेबस आपने 1 से लेकर 10 यूनिट तक सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से उसको एनालिसिस किया होगा, और एक एक शब्द की परिभाषा को समझते हुए उसी आधार पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यूनिट 5 आप जैसे देख सकते हैं, यूनिट 5 है ये। इससे पहले हमने यूनिट 2 के सारे एमसीक्यू कर लिए थे। यूनिट 5 में आप भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं वे इनसे संबंधित है। जिसमें हमने पहला टॉपिक हमारा हो चुका है संविधान सभा। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 वीडियो हमने बना दिए हैं ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल पर उन सभी वीडियो को देख लें। इसके बाद आज हम इसमें करने वाले हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार, है ना। तो इसका ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बड़ा बहुत ही अहम टॉपिक है। मतलब संविधान में अगर मौलिक अधिकारों का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे प्रश्न बनता ही बनता है। आप देखते हैं प्रीवियस ईयर में मैं करा रहा हूँ आपको 16 एमसीक्यू। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से मौलिक अधिकारों से प्रश्न बने हैं, इसलिए इस पे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो इसका ये पार्ट 1 होगा भाई, है ना। तो जो भी साथी हैं आप सभी को अच्छे से पूरा वीडियो अंत तक देखना है, बीच से कहीं जाना नहीं है भाई। पूरा वीडियो अंत तक देखना है, आपको सारी चीज़ें डिटेल से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए एमसीक्यू और चलते हैं, क्या है देख लो आप। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद आंसर करना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? सभी जानते हैं, सरल प्रश्न है। आप सभी देख लीजिए, भाग 2, 3, 4, 5 करेंगे सभी साथी आंसर। चूँकि आप अपनी तैयारी को निरंतर अच्छे से बेहतर तरीके से करते जा रहे होंगे, तो आप सभी ने संविधान तो अच्छे से पढ़ा ही होगा, जहाँ भी थ्योरी से पढ़ा होगा। तो पहला प्रश्न है, सरल प्रश्न है, आंसर करेंगे सभी। क्या इसका आंसर हो सकता है? तो आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है भाग 3। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए भाई। ऑप्शन है 5, बी 6, सी 7 और डी है 8। करेंगे सभी साथी आंसर, बताओ भाई। तो 7 वालों, 7 नहीं होकर कितने हैं भाई? 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और उन सभी को मैं आपको एक बार से फिर से लिख के बता देता हूँ भाई। पहला अधिकार क्या है हमारा? तो है समानता का अधिकार। आप सभी को ध्यान रखना है, कौन सा अधिकार है भाई? समानता का अधिकार। कितने आर्टिकल हैं इसमें? 14 से लेके 18 तक। पहला हुआ। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कितने आर्टिकल है भाई? इनको भी ध्यान रखो, 19 से 22। वहीं तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल है भाई? इसको भी ध्यान रखो, 23 और 24, है ना। अगला क्या है? अगला देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कितने भाई? तो ये है
25 से 28, है ना। अगले क्या है, अगला देखो, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, व शिक्षा का अधिकार, है ना। तो ये देखो ये कितने हैं, 29 से 30। और अगला है अंतिम, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो ये सारे अधिकार जो है आपको याद होने चाहिए भाई। कौन सा ये आर्टिकल 32, है ना। इससे पहले एक और था, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, आप सभी जानते हैं 19(1)(6), यानी उसे अभी कानूनी अधिकार बना दिया। और कौन से आर्टिकल में रखा है उसको, 301 में, है ना। आप सभी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन सभी अधिकारों को अच्छे से डिटेल से आप एनालिसिस करके साथ में इनको पढ़ते चलिए, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न सारे आगे है भाई। अगला देखो, और कौन से आर्टिकल से, एक सेकेंड एक सेकेंड भाई, हाँ, ये जो है संपत्ति का अधिकार कौन सा संविधान संशोधन था भाई, तो 44 आपको ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको हटा दिया और फिर कानूनी अधिकार बना दिया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, तो आप सभी ने आंसर देख लिया है, अमेरिका से। अगला प्रश्न देखो, अनुच्छेद 12 से 35 तक किससे संबंधित है, सही सभी जानते हैं और सरल प्रश्न है कि मौलिक अधिकार है ना। तो सरल सरल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए टाइप वाइज डाल दिए, आपको सिर्फ रिवीजन के फॉर्म में इनको देखते चलना है। कानून के समक्ष समता का समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है, अभी आपको मैंने बताया। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मुझे आज सर्दी भी हो रखी है, लेकिन आपके लिए लेक्चर लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है ना। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 15, सी है अनुच्छेद 16 और डी है अनुच्छेद 17। सभी आंसर करेंगे साथी। क्या इसका आंसर होने वाला है, तो आंसर क्या है भाई, समानता का अधिकार आप सभी जानते हैं आर्टिकल 14 में है। अभी 15, 16, 17 सब पे आगे प्रश्न बने हैं, तो अभी हम प्रश्नों पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, इसमें एक और लिखो, जन्म स्थान। क्या है भाई, जन्म स्थान है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17। तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 15 में ये प्रमुख रूप से 5 बातें कही हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, सरकारी नौकरियों में समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन ए है 14, 15, 16 और 18। तो सभी जानते हैं कि भैया सरकारी नौकरियों में जो समान अवसर का अधिकार है आर्टिकल 16 में है। हाँ, इसमें युक्त आप सभी जानते हैं कि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे SC ST OBC को जो भी आरक्षण इसमें दिया गया है। अगला देखिए, अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद में है, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और पिछले वर्षों में 2-3 सालों में पूछा ही गया है। तो आप मौलिक अधिकारों में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं जो आर्टिकल से संबंधित है। तो अभी आप उन्हीं सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। आर्टिकल जो है उनको डिटेल में पढ़ना तो है, साथ में उनके जो सब आर्टिकल्स हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। तो करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है, आंसर है अनुच्छेद 17, है ना। तो 17 में जो है अस्पष्टता का अंत कहा कि भैया छुआछूत नहीं करना है, सभी को समानता और समान भाव से काम करना है। अगला देखिए, प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन है 17, बी 18, सी अनुच्छेद 19 और डी है 20। करें सभी साथी आंसर। चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो ज़्यादा डिटेल से एक एक प्रश्न पे बात नहीं करेंगे, जहाँ ज़रूरी है वहीं करेंगे, और जिनको क्वेश्चन में आगे दे रखा है तो उन प्रश्नों पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। करेंगे सभी साथी आंसर। तो आंसर क्या है, आंसर है अनुच्छेद 18। आप सभी जानते हैं कि उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के दौरान, यानी आप शिक्षा, विद्या और सेना, तीन चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, शिक्षा, विद्या और सेना के अलावा कहीं और से उपाधि नहीं ले सकते। राज्य इनके लिए अनुमति देता है, बाकी जिन भी क्षेत्रों से आप उपाधि लेंगे उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। अगले प्रश्न पर चलिए, 6 स्वतंत्रताओं का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 18, 19, 20 और 21। सभी आंसर करेंगे। तो 6 स्वतंत्रताएं आप सभी जानते हैं भाई, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 19, है ना। तो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, एक बार आप देख लीजिए। अनुच्छेद 19(1) क, इसमें क्या दे रखा है भाई, तो इसमें दे रखा है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये देखना है आपको, है ना। एक सेकंड, फिर से देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति, है ना।
अगला कौन सा है? अगला देखो 19(1) यानी ए और ये बी, 19(1) बी, हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। क्या दे रखा भाई? हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। वही अगला क्या है? 19(1) सी है। 19(1) सी में क्या है? ये देखो, ये है संगम व सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ये भी ध्यान रखना आपको। अगला देखो 19(1) डी, इसमें क्या है भाई? तो आप अबाध रूप से भारत में कहीं भी संचलन कर सकते हैं, यानी आपको घूमने फिरने का अधिकार है कहीं भी भारत में, कहीं भी है ना, अबाध रूप से भारत में कहीं भी संचलन करने का अधिकार है। वहीं 19(1) डी के बाद ई है, इसमें क्या दे रखा है भाई? आप कहीं भी बसने का अधिकार है, आप घूमने के साथ साथ कहीं भी बस सकते हैं भारत में कहीं भी, तो भारत में बसने का अधिकार है कहीं भी। अगला क्या है? 19(1) ई के, इसमें है आप कहीं भी व्यापार या वाणिज्य स्थापित कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 19, बी 20, सी 21 और डी है 22। करे भाई, आप देखिए कानूनी तौर पर ही आपके प्राण लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आपका कोई भी प्राण नहीं छीन सकता। वो अलग बात है कि जो प्यार मोहब्बत में जान ले लेते हैं, जान दे देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाकी कानूनी तौर पर कौन छीन सकता है तो वो आपको बताना है। तो इसका है क्या है भाई? आर्टिकल 21, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता जब विधि के माध्यम से किया गया, अन्यथा किसी माध्यम से नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखो, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 19, 20, 21 है और डी है 22। तो आंसर क्या है भाई? इसका आंसर है अनुच्छेद 21, है ना। तो जो है शिक्षा का अधिकार किससे? 6 से 14 वर्ष, सभी को ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। किस आर्टिकल से जोड़ा है? तो किस संविधान से? 86वां 2002 के माध्यम से जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा देना अनिवार्य है। अगला देखो, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में आपको बताना है? ऑप्शन है 20, बी 21, सी 22 और डी है 23। करेंगे सभी साथी, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो भाई दोष सिद्धि के लिए संरक्षण जो है आर्टिकल 20 में है। तो जो है कि आपके दोष सिद्धि करने के लिए भी संरक्षण है, और आप सभी जानते हैं कि इसमें कितने प्रकार के हैं। तो आप देखो, भूत लक्षित, एक सेकेंड, हाँ, भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण, है ना, विधियों से संरक्षण। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। और अगला क्या है कि अपने ही विरुद्ध गवाही से संरक्षण, यानी आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है, मतलब कोई भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं कबूल करा सकता कि आपने जुर्म किया है या नहीं, है ना। तो अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण है। तो ये तीनों प्रकार के संरक्षण आप सभी को ध्यान रखें। भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आज अगर आपने चोरी की है, और आज जो भी तारीख है, मान लीजिए कि आज है 24 तारीख, 24 फरवरी है, मान लीजिए 24/2 और 26 को आपने चोरी की, और चोरी की सज़ा आज के दिन क्या है? 3 माह है, 3 माह है। लेकिन अगर इसी तारीख को आपको, अगर कुछ दिन के बाद आपको ये सज़ा देने के बाद, कुछ दिन के बाद इसी चोरी की जो सज़ा है, मान लीजिए कि 26 तारीख 26/2 को ये सज़ा 6 माह हो जाती है, तो आपको जिस तारीख पे जो सज़ा सुनाई गई है, आपको सिर्फ वही सज़ा होगी, उसके अलावा कोई भी सज़ा नहीं होगी। यानी आपको 6 माह की ना होते हुए सिर्फ 3 माह ही सज़ा भुगतनी पड़ेगी, है ना। तो भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण की जिस दिन आपको सज़ा मिली है उसी दिन की सज़ा काउंट की जाएगी, बाद में भले ही नियम चेंज हो गया हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। वहीं दोहरे दंड से संरक्षण की एक जुर्म के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, दोबारा उसके लिए दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और अपने ही विरुद्ध गवाही संरक्षण आप जानते हैं। अगला प्रश्न देखो, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, बी 22, सी 23 और डी है 24। तो भाई गिरफ्तारी, और इसका अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और खुद के जो संरक्षण है। आप सभी जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर आपको कहीं भी जहाँ भी गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। साथ ही अपने मनपसंद का वकील कर सकते हैं, है ना। ये है, तो जो भी है, और अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का आपको अधिकार है, तो आप उसके बारे में
बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव तस्करी एवं बालाश्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 22, 23, 24 और 25। तो भैया मानव तस्करी किस आर्टिकल में, आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 23 में जो है मानव तस्करी के बारे में बात कही है। भाई 24 में क्या कहा कि बालकों को निषेध है कारखानों आदि में काम करने से। अगला देखो, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने आपको बताया सरल प्रश्न है, लेकिन इसलिए डाले गए हैं कि आप प्रैक्टिस कर लें इनकी अच्छे से, और प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से दे पाएँ। अगला देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बताओ भैया कि अपने अपने धर्म का प्रचार और धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 24, 25, 26 और 27। करेंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो भैया जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम गणपति बप्पा, नवरात्रि और जो भी है, जो भी अदर अदर धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्म की मान्यता है, वे अपने लिए जो भी सारी व्यवस्थाएं कर पाते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत सभी को स्वतंत्रता है कि अपने धर्म को मानना, उनके अबाध रूप से संचरण करना और उनके लिए जो भी योजनाएं बनाना आप सभी का अधिकार है। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो आप सभी जानते हैं कि धर्म को मानने के साथ साथ प्रचार करने का अधिकार भी अनुच्छेद 25 में है। अगला प्रश्न देखो, धार्मिक मामलों का प्रबंधन किस अनुच्छेद में किया जाता है? ऑप्शन है 25, 26, 27 और 28। तो आप सभी जानते हैं कि धार्मिक मामलों से संबंधित एक ही आर्टिकल है, तो जो है 25 और 26 में जो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है, वहीं 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है सभी धर्मों को मानने की। अगला देखो, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर से मुक्ति किस अनुच्छेद में है? यानी कि आप किसी भी धर्म के विशेष के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इसके लिए कर दें या ना दें, आपके ऊपर है, आपकी स्वेच्छा पे है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि या उसके जो भी कार्यक्रम में सहयोग के लिए आप उसके लिए धन दें या ना दें, ये आपके ऊपर है, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 26, 27, 28 और 29। आप कुछ बोलेंगे कि भैया हमारे यहाँ तो आते हैं जब गणपति बप्पा बैठते हैं ज़बरदस्ती पैसे लेके जाते हैं, तो आप इसके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं, लेकिन गणपति बप्पा के लिए तो कर ही सकते हो आप, 50-100 रुपये दान कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को टेडी बियर या जो भी महंगे महंगे खर्च हैं वो करा सकते हैं, तो कम से कम इतना सा खर्च तो आप कर ही सकते हैं कि हमारे धर्म के प्रचार के लिए या धर्म की जो भी स्थापना करने के लिए आप इतना खर्च तो कर ही सकते हैं, है ना। तो आर्टिकल बताओ भाई क्या है इसका? तो आर्टिकल 27 है ना, 27 में जो है धर्म के प्रचार हेतु कर मुक्ति से स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न देखो, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है 27, 28, 29 और 30। क्या है भाई? तो शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 28, है ना। अगला देखो, मतलब शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, यानी अगर राज्य द्वारा कोई भी पूर्णतः पोषित संस्था है वहाँ पे जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर मान लीजिए कोई भी किसी प्रकार से थोड़ा बहुत भी सहयोग अगर राज्य सरकार किसी संस्था को देती है 1-2%, तो वहाँ पर हो सकता है कि दी भी जा सकती है और नहीं भी, तो है ना। जहाँ भी पूर्णतः पोषित है, ये पूर्णतः राज्य सरकार के या सरकार के अंडर में आती है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दे नहीं सकते, है ना। तो ये सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में आपको बताना है? अनुच्छेद 28, 29, 30 और 31। करो भाई सभी साथी आंसर। तो जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है भाई अनुच्छेद 29 में बताए गए हैं, आप सभी जानते हैं। अगला देखो, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में? अब शैक्षणिक अधिकार बताना है 29, 30, 31 और 32। तो अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि वे उनके लिए शैक्षणिक संस्थाएं भी का भी करना अनिवार्य है। अगला देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 30, बी 31, सी 32 और डी है 33। करेंगे सभी साथी आंसर। तो जो है संवैधानिक उपचार किस में बताए गए भाई? तो आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचार है, आगे मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से हैं। अगला देखो, संविधान के संरक्षक किसे कहा है? आपको बताना है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय और डी है प्रधानमंत्री। कौन है भाई बताओ? तो आप सभी जानते हैं कि संविधान का एकमात्र संरक्षक कौन है भैया? सर्वोच्च न्यायालय, जो है प्रमुख रूप से अगर आपके मौलिक अधिकार किसी तरह से छीने जा रहे हैं या किसी तरह से उनका हनन हो रहा है, तो आप जाकर सीधे पुष्पा भाव की तरह सीधे आवाज़ उठा सकते हैं। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में, आर्टिकल 32 के तहत, है ना। तो जो है 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, वहीं 226 के तहत कौन? उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगला देखो, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी रिट जारी नहीं की जा सकती? ऑप्शन है हेबियस कॉर्पस, बी मैंडेमस, सी प्रोहिबिशन और डी अपील। तो क्या है इसका भाई? अपील नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोहिबिशन, यानी ये जो है कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में भी देख लो,
प्रत्यक्षीकरण। अगला क्या है, मेंडेवस यानी परमादेश, परमादेश, परमादेश। और प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, प्रतिषेध। अब इनका क्या क्या है थोड़ा थोड़ा मैं आगे बताने वाला हूँ, इसको डिटेल में अपन आगे बात करेंगे क्योंकि आगे भी प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अगला देखो, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किसके तहत, हमेशा, कभी नहीं, आपातकाल में और केवल युद्ध में। तो बताओ भाई सभी साथी आंसर क्या है। तो आंसर क्या है, आंसर है आपातकाल में। तो आपातकाल में जो है प्रमुख रूप से मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और आपातकाल कितने हैं अभी आप सभी देखो कौन कौन से आर्टिकल में आपातकाल। तो आपातकाल है राष्ट्रीय आपात है भैया, राष्ट्रीय आपातकाल, ये किस आर्टिकल में है, तो आपको ध्यान रखना है 352। वही राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति शासन देखो भाई ये है 356। वही वित्तीय आपातकाल जो है किस आर्टिकल में है, तो वित्तीय आपातकाल है भाई आपातकाल 360। तो ये सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए कि किस आर्टिकल में कौन सा आपातकाल है। अगला देखो, आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता, ऑप्शन है 19, 20, 21 और 22। तो जो है आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकता भाई, तो 20 और 21 दोनों ही भाई, है ना, दोनों को ध्यान रखना कि 20 और 21 के तहत दोनों ही अधिकार जो है आपातकाल में निलंबित नहीं होते, बाकी सब हो सकते हैं। अगला देखो, मौलिक अधिकार किस पर लागू होते हैं, ऑप्शन है केवल नागरिकों पर, विदेशियों पर, नागरिक व विदेशी दोनों पर, और डी है केवल सरकार पर। तो अब सभी जानते हैं कि नागरिक और विदेशी दोनों हैं, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल है जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल हैं आप सभी को ध्यान रखना है। कौन से, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं और बाकी जो है व्यक्ति पर, मतलब नागरिक और विदेशी दोनों पर हो सकते हैं। अगला देखो, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन है शासन को सुदृढ़ करना, बी है नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, सी है न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाना, और डी है संघ को मजबूत करना। तो क्या इसका आंसर है भाई बताओ। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है ना। तो अपने हितों की रक्षा कौन करता है, मौलिक अधिकारों के माध्यम से हम कर सकते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ऑप्शन है समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है भाई, तो आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 में, आर्टिकल 19 से 19 जो है 5-6 प्रकार की जो सारी बातें हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला देखो, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो जो है 6 प्रकार की जो सारी बातें हैं, मतलब अनुच्छेद 19 में जो सारी स्वतंत्रता है मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अगला देखिए, 19 के तहत निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है, ऑप्शन है वाक स्वतंत्रता, बी है आवागमन की स्वतंत्रता, सी है संपत्ति का अधिकार, और डी है व्यवसाय की स्वतंत्रता। बताओ आंसर क्या है भाई। तो आंसर क्या है इसका, संपत्ति का अधिकार जो है प्रमुख रूप से अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है, यानी इसको हटा दिया गया है। किस, मैं बार बार बोल रहा हूँ किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको जो है किस आर्टिकल से, मतलब 44 संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे संपत्ति का अधिकार 301 में कर दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया जिसे, है ना, तो कानूनी अधिकार बना दिया। अगला देखो क्या है इसका आंसर, प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, ऑप्शन है स्वतंत्रता, बी है दो सिद्धि संरक्षण, सी है धार्मिक स्वतंत्रता, और डी है शिक्षा का अधिकार। जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, 1 घंटे का वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है और आपको भी देखने में तकलीफ होगी और मुझे बनाने में तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आपको दिखाने में हो सकती है क्योंकि आपको भी लगता है कि यार लंबा वीडियो आपको भी नहीं सुहाएगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाएंगे लेकिन काम की चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो क्या है इसका आंसर, दो सिद्धि से संरक्षण है, आर्टिकल ऑप्शन बी, है ना, दो सिद्धि संरक्षण कौन से, आर्टिकल 20 में है। और अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, साथ में अपने ही विरुद्ध गवाही संरक्षण, इसमें 3 बातें कही गई। अगला देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो कानून से संरक्षण किस अनुच्छेद में, यानी मैंने आपको बताया था कि भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण, तो इसका मतलब यही है भैया। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा, 19, 20, 21, 22, सभी जानते हैं कि 19 में है, आर्टिकल 19 में जो प्रमुख रूप से एक्स पोस्ट फैक्टो कानून से संरक्षण है। अगला देखो, दोहरी सजा से संरक्षण, अभी मैंने बताया सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देने का अधिकार,
अभी सभी को बताया मैंने एक एक से, तो ये आर्टिकल 20 है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इन सभी पे, आप सभी जानते हैं। मैंने इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए हैं ताकि आपको हर वो प्रश्न जो पीएससी में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को लिया है, ताकि आपके कोई भी प्रश्न छूटे ना, और आपको पूरा टॉपिक, अगर आपने कहीं से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, तो इस एमसीक्यू के माध्यम से आप उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार किस निर्णय से हुआ है? ऑप्शन है केशवानंद भारती, बी है मेनका गांधी, सी है गोलकनाथ, और डी है मिनर्वा मिल्स। तो जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप सभी जानते हैं मेनका गांधी जी के द्वारा विस्तार से इसको निर्णय दिया गया था। क्या हुआ था केस, आप सभी जानते होंगे कि 1978 की बात है। 1978 की बात है, मेनका गांधी जी एयरपोर्ट से मेनका गांधी जी का जो है पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब कहीं जा रही होंगी घूमने, लेकिन उनका क्या है, पासपोर्ट जब्त कर लिया। और पासपोर्ट जब्त करने के बाद सरकार ने उन्हें रीज़न नहीं बताया कि किस कारण से आपका पासपोर्ट जब्त किया गया। तो वो अच्छी पढ़ी लिखी थी, बढ़िया उनको नॉलेज वॉलेज था संविधान का, तो वो गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दी कि मेरे जो है जीवन जीने के अधिकार को छीना जा रहा है, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया और कारण भी नहीं बताया। तो तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस समय निर्णय दिया कि जो है सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है, जबकि कानून में प्रमुख रूप से न्यायपूर्ण, यानी न्यायपूर्ण, उचित उचित और तर्क संगत, है ना। तो जो है न्यायपूर्ण, उचित और तर्क संगत जो है कानून बनाना ही मूल मौलिक अधिकारों को संरक्षित करना है, जिसमें 14, 19 और 21 आर्टिकल की व्याख्या की गई। यानी आर्टिकल 14 के तहत समानता, वहीं 19 के तहत स्वतंत्रता, और वहीं 21 के तहत जीवन जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इन तीन बातों को डिटेल से बताया गया और इसे गोल्डन ट्रायंगल की संज्ञा दी गई। कौन कौन से आप सभी ध्यान रखेंगे कि गोल्डन ट्रायंगल किसे, 14, 19 और 21। इसी मेनका गांधी केस में इसको विस्तार से बताया गया, सभी इन्हें अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से निकाला है? ऑप्शन है 19, 20, 21 और डी है 22। आंसर क्या है? 21 है ना। जो प्रमुख रूप से निजता का अधिकार किस आर्टिकल में आता है? तो जो है अनुच्छेद 21। अब निजता का अधिकार मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके विस्तार में, इसके क्या जो भी आगे बातें हैं अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? आर्टिकल है 20, 21, 22 और 23। तो जो है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का जो अधिकार है आर्टिकल 22 में है। वहीं अपने लिए कोई भी अपना मनपसंद वकील करने का अधिकार है। साथ में 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के साथ साथ जो है अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार भी है। अगला देखो, निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 21, 22, 23 और 24। तो निवारक निरोध से जो संबंध का प्रावधान है आर्टिकल 22 में है ना। इसी से जो है प्रमुख रूप से निवारक निरोध से आशय है कि पहले से, मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति पर शक है कि इसके माध्यम से जो है प्रमुख रूप से निवारक निरोध में शांति, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था में कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है कोई व्यक्ति, तो उसे उसी समय शंका पर ही गिरफ्तार कर लेना, यानी समस्या उत्पन्न होने से पहले समस्या का प्रतिबंध कर लेना है निवारक निरोध के अंतर्गत, है ना। और आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला देखो, मानव तस्करी निषेध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 22, 23, 24 और 25। तो मानव तस्करी भैया आर्टिकल 23 में है, प्रमुख रूप से बताया गया। अगला देखो, बालाश्रम का निषेध किस अनुच्छेद में? बताओ भाई। अच्छे से सारे आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है आपसे और आशा है, क्योंकि आप सभी जो है भविष्य के भावी अधिकारी बनने वाले हैं। छोटी मोटी पोस्ट नहीं है भाई, एक जिला जो आपको मिलने वाला है और उसमें आपको निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ काम करना है और सभी तथ्यों को अच्छे से मजबूत करते चलो ताकि आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाए। क्या है आंसर? 23 है, आर्टिकल 23। बाल श्रम का निषेध किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है कृषि, बी घरेलू कार्य, सी है कारखाने और डी है सभी क्षेत्र। तो जो बाल श्रम निषेध है 14 वर्ष से कम, आप सभी जानते हैं कारखाने, और फिर जो मतलब बालक प्रतिशत अधिनियम आया था 2016 का है शायद, तो उस समय बताया गया था कि और भी सारे फैक्टर हैं जिसमें बालकों को काम करने की मनाही है, यानी
जहाँ भी उनकी जान को हानि होगी या किसी भी उनकी जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो वहाँ पर वे काम नहीं कर सकते। वहीं इसमें कुछ चीज़ें जैसे घरेलू कार्यों में हम काम करा सकते हैं, पारिवारिक जो भी काम है वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। अगला देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, आपको बताना है। ऑप्शन है 23-24, बी है 24-25, सी है 25-28 और डी है 26-29। तो क्या है, सभी जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, आर्टिकल 25 से 28 है। सभी को मैंने स्टार्टिंग में जब आर्टिकल बताए थे सारे अधिकार उसमें बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखो, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है भैया आप सभी को, तो अपने अपने धर्म का जो भी है प्रचार कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल के तहत है आपको बताना है, 25, 26, 27 या 28। तो जो है भाई हम इसी आर्टिकल के तहत अपने धर्म का प्रचार, जो भी झांकियाँ वाकियाँ हम निकालते हैं, जो भी मोमेडियन लोग निकालते हैं, जो भी और भी धर्म के लोग हैं, जो भी सारे अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं और धर्म के लिए जो भी संस्थाएं स्थापित करते हैं, उसके तहत जो है आर्टिकल 25 के तहत हम हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला देखो, किस धर्म विशेष के प्रचार हेतु एक निषेध किस अनुच्छेद में है, आपको बताना है। ऑप्शन है 26, 27, 28 और 29। तो जो है धर्म निषेध, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये प्रश्न रिपीट भी हो गया है। 27 प्रश्न है ना, अगला 27वां अनुच्छेद है। अगला प्रश्न देखो, राज्य पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आपको बताना है। आर्टिकल 27, 28, 29 और 30। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि भाई आप जिन जो भी साथी हैं PYQ अगर नहीं देख रहे हैं तो सारे पेपर 19 से लेकर 25 तक के इसी चैनल पर डल रहे हैं। प्लेलिस्ट बना दी सभी की, तो प्लेलिस्ट से उनको भी देखो। साथ में यूनिट 2 जो भी यूनिट 2 है MP के सारा जो भूगोल है और संस्कृति है, हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यूनिट 2 के सारे वीडियो देख लें, है ना, सभी आपके लिए बनाए गए हैं, तो सभी को देखो, साथ में PYQ लगाओ और इन MCQ को भी लगाओ, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, आपके सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आंसर क्या है इसका, आंसर है आर्टिकल 28 यानी 28 में है, जो राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, आपको मैंने बता चुका हूँ पहले। अगला प्रश्न देखो, संस्कृति संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में, आपको बताना है। आर्टिकल 28, 29, 30 और 31। तो संस्कृति का संरक्षण जिस आर्टिकल में है, आर्टिकल है 29, है ना। आप सभी जानते हैं अल्पसंख्यक और संस्कृति संरक्षण का अधिकार 29-30 में दे रखा है। अगला, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, हाँ है भाई। ऑप्शन क्या है, 29, 30, 31 और 32। तो आर्टिकल क्या है, 30 में प्रमुख रूप से अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अगला देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में, आपको बताना है। ऑप्शन है राजनीति अधिकार, बी है संरक्षण अधिकार, सी है मौलिक अधिकार की आत्मा और डी है न्यायिक अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है भाई, मौलिक अधिकारों की आत्मा का ही है। अगला देखो, अनुच्छेद 32 के तहत कौन सी रिट जारी करता है, आपको बताना है। आर्टिकल है पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी दोनों और डी है राष्ट्रपति। क्या भाई इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और फिर से जान लो कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत, वहीं उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करता है। और आप सभी ये भी जान लें कि जो है उच्च न्यायालय जो है प्रमुख रूप से मूल अधिकार, साथ में और भी जितने हैं इसके मूल अधिकार के बाहर भी रिट जारी कर सकता है। वहीं मूल अधिकार जो है इसमें उच्च न्यायालय में सिर्फ मूल अधिकार में कर सकता है, वहीं जो है सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों में भी कर सकता है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। तो जो है उच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकार में, वहीं सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार के साथ अन्य अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन है सामान्य स्थिति, बी है आपातकाल, सी संसदीय प्रस्ताव और डी है न्यायिक आदेश। तो जो है निलंबित आप सभी जानते हैं आपातकाल में, और आपातकाल के सारे आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, आपातकाल में अनुच्छेद 21 को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, सी विशेष परिस्थिति में और डी है संसद के निर्णय से। तो भैया आपके मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 21 वाला जो है अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी किया जा सकता है, आपको मैंने बताया है 20 और 22। अगला प्रश्न देखो, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन करता है। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन कौन करेगा भाई, न्यायपालिका। और मौलिक अधिकारों के हनन या आपके अगर मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो आप बेबाक तरीके से कहाँ पर जा सकते हैं, तो उच्च न्यायालय में या न्यायपालिका में आप जाकर याचिका या आपकी जो भी रेट लगा सकते हैं। अगला देखो, आंसर शो हो गया, देख लो आंसर। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, तो यह है नागरिक की स्वतंत्रता। एनिमेशन नहीं लगा लेकिन आंसर आपको देखना है। अगला देखो, मौलिक अधिकारों का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है भाई, तो किस पर पड़ता है बताना है। राज्य पर, न्यायपालिका पर, नागरिक पर और संसद पर।
मैं जानता हूँ कि भाई थोड़ी सी स्पीड है, मैं आपको कारण बता चुका हूँ कि हमको समय सीमा में अपना वीडियो कंप्लीट करना है, ताकि आप भी, अभी क्या है कि आपका सीज़न चल रहा है 14 फरवरी तक, तो आप अपना काम भी करते रहें और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। तो आप अपना समय भी कहीं यहाँ के अलावा भी जहाँ आपका निजी काम है वहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मौलिक अधिकारों को भी उपयोग कर सकते हैं। आंसर क्या है इसमें? आंसर है नागरिक, है ना। तो जो है मौलिक अधिकार को सर्वाधिक प्रभाव किस पे है? नागरिकों पर। अगला देखो, निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? आपको बताना है समानता का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार और डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। करेंगे सभी साथी आंसर? आंसर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, जो है प्रमुख रूप से केवल नागरिक को प्राप्त कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला देखो, आर्टिकल 19 के अधिकार किन परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है कभी नहीं, केवल युद्ध में, सी है उचित प्रतिबंधों में और डी है राष्ट्रपति की इच्छा पर। तो भैया आर्टिकल 19 जो है परिस्थिति किन में सीमित किए जा सकते हैं? तो उच्च प्रतिबंधों के माध्यम से इनको सीमित किए जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि लोक व्यवस्था, सदाचार या संप्रभुता के अगर ठेस पहुंचती है तो आपके मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 वाले जो है उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता? आपको बताना है। ऑप्शन है लोक व्यवस्था, बी है नैतिकता, सी राज्य की सुरक्षा और डी है राजनीतिक आलोचना। तो आप सभी जानते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राजनीतिक आलोचना नहीं है, है ना। बाकी ये जो है लोक व्यवस्था, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा प्रमुख रूप से इनके जो है रिस्ट्रिक्शन में आप उनमें लगा सकते हैं। अगला देखो, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन है ए है 14, 19, 21 और 32। अभी मैं आपको बता चुका हूँ भाई, मेनका गांधी पासपोर्ट वाला मामला 1978 का है। और क्या था इसमें? आर्टिकल 21, है ना। और आप सभी को कमेंट में बताना है कि गोल्डन ट्रायंगल किन किन अनुच्छेद को जो है विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मेनका गांधी केस में बताया था। तो गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन से अनुच्छेद है उनको कमेंट में लिख के बता देना ध्यान से। अगर आपने पढ़ा होगा तो पहले बता चुका हूँ, ऐसा लोड नहीं लेना कि हमको पता ही नहीं साहब। पता है, मैंने बताया है पिछले वीडियो में, मतलब पिछले पिछले ही कुछ मिनट पहले। तो आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो उसको कमेंट कर देना, तो समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हैं शांति से और ध्यान से। अगला देखो, जीवन के अधिकार में निम्न में से क्या शामिल है? ऑप्शन है केवल जीवित रहना, बी है सम्मानपूर्वक जीवन, सी है राजनीतिक अधिकार और डी है आर्थिक समानता। तो जीवन के अधिकार में क्या शामिल है? आपको बताना है कि सम्मान पूर्वक जीवन। इसी मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मेनका गांधी केस में क्या बताया था, सिर्फ जीवन जीने का अधिकार ही काफ़ी नहीं है, लेकिन सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार हमको है। अगला देखो, निजता का अधिकार किस निर्णय में मौलिक अधिकार घोषित हुआ? ऑप्शन है केशवानंद भारती, मेनका गांधी, पुट्टू स्वामी निर्णय और डी है गोलकनाथ मामला। तो भाई निजता का अधिकार जो है, पहले निजता का अधिकार था नहीं, मतलब निजता जैसा शब्द था नहीं, लेकिन पुट्टू स्वामी निर्णय जो 2017 का है ना। इस निर्णय में हुआ क्या था कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आधार कार्ड उस समय बन रहे थे। तो आधार कार्ड बनने के समय हुआ ये था कि हमारी आंखों की स्कैनिंग की जा रही थी। आप सभी जब गए होंगे आधार कार्ड की फ़ोटो में आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन जब आप गए थे तो आपकी आंखों की स्कैनिंग हुई थी, साथ में आपके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे थे। तो उस समय पुट्टू स्वामी भाई को तकलीफ हुई थी, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हमारा निजता का अधिकार है, हम क्यों दें। तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इससे क्लियरिफाई किया था कि हाँ आपका निजता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी जरूरी काम के लिए आपके निजता का मतलब आपके अधिकार जो है लिए जा सकते हैं। तो उस समय क्लियरिफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी विशेष कार्य के लिए आपके निजता के अधिकार को भी लिया जा सकता है, अदरवाइज आपका निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला देखो, निवारक निरोध का कानून का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दंड देना, बी अपराध रोकना, सी न्याय देना और डी है सुधार करना। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि निवारक निरोध यानी आपदा से पहले प्रबंधन है, यानी समस्या न उत्पन्न हो उससे पहले उसका प्रबंधन करना। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी व्यक्ति पर संदेह होता है कि ये किसी भारत या राष्ट्र में मतलब राष्ट्र की कोई भी संपत्ति, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को अगर ठेस पहुंचाने वाला है, तो उससे पहले ही उस व्यक्ति को कानून द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, ताकि बाद में इसका सामना न करना पड़े। तो निवारक निरोध कानून का उद्देश्य क्या है? अपराध को रोकना है भाई, है ना, मतलब अपराध होने से पहले उसको रोकना। और इसके तहत सिर्फ 3 माह तक ही कैद किया जा सकता है, मतलब इसको 3 माह तक आप उसको रोक के रख सकते हैं, 3 माह के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसको विशेष परिस्थितियों में विशेष कमेटी के साथ इसको बढ़ाया जा सकता है, इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है, 3 माह से आगे भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विशेष परिस्थितियाँ होना अनिवार्य है। अगला देखो, निवारक निरोध अधिकतम कितने समय के लिए? मैं भी आपको बता चुका हूँ कि 3 माह से अधिक नहीं कर रख सकते। अगला देखो, बाल श्रम निषेध से संबंधित अधिकार किसे लागू होता है? ऑप्शन है केवल नागरिक, बी केवल विदेशी, सी सभी व्यक्ति और डी है केवल मजदूर। तो भैया ये सभी व्यक्ति को बाल श्रम जो है
सभी व्यक्ति पर लागू होता है। अगला देखो, बाल श्रम निषेध किस आयु वर्ग के लिए है? तो सरल प्रश्न है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 14 वर्ष के लिए है। जो 14 वर्ष से कम जो भी बच्चे हैं उनको बाल श्रम में नहीं लिया जा सकता। अगला देखो, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है केवल नागरिक, बी है केवल अल्पसंख्यक, सी है सभी व्यक्ति और डी है केवल हिंदू। तो इसका आंसर है भाई सभी हिंदू सभी व्यक्ति हैं जो प्रमुख रूप से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना। अगला देखो, राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा आपको बताना है? 27, 28, 29 और 30 कह रहे हैं भाई। तो ये बार बार मैं बता चुका हूँ, आर्टिकल 28 है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं। पूरे आर्टिकल को एक एक से अच्छे से देख लो। आपने अगर पढ़ लिया तो रिवीजन के फॉर्म में आप इसको देखते जाओ और साथ में एनालिसिस करते जाओ। अगला देखो, संस्कृति संरक्षण का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है केवल नागरिक को, बी है केवल अल्पसंख्यक को, सी है नागरिक व विदेशी को और डी है सभी समूहों को। तो सभी बताएंगे भाई, जितने भी मेरे भविष्य के भावी अधिकारी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार और जो है पटवारी वटवारी, सारे बताओ भाई क्या आंसर है। तो जो है नागरिक व विदेशी जो है प्रमुख रूप से संस्कृति संरक्षण का अधिकार सभी को है। अगला देखो, अल्पसंख्यक शब्द का निर्धारण कौन करता है? आपको बताना है, राष्ट्रपति, संसद, राज्य या सर्वोच्च न्यायालय। तो भैया राज्य जो है, राज्य माने आपने सभी आर्टिकल 12, राज्य बहुत ही विस्तृत है जिसमें केंद्र सरकार, केंद्रीय विधायिका, राज्य सरकार, राज्य विधायिका, बहुत और स्थानीय संस्थाएं जो भी राज्य द्वारा पोषित, 1% भी अगर राज्य द्वारा पोषित होंगी, वे सारी चीज़ें राज्य सरकार में आती। तो आपने राज्य जो है आर्टिकल 12 अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया होगा। इसमें दो चीज़ें नहीं है आर्टिकल 12 में, आप सभी ध्यान रखेंगे कि बीसीसीआई और न्यायालय। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये डायरेक्ट तौर पर, ये देखो बीसीसीआई जो है डायरेक्ट तौर पर राज्य इसको पोषित नहीं करता है, हाँ? कि डायरेक्ट तौर पर इसका जो निर्माण है संविधान सभा या किसी नियम कानून से बीसीसीआई का गठन नहीं हुआ है। ये प्रमुख रूप से गठित जो है निकाय है जो बाहर से गठित किया गया, न कि संविधान के माध्यम से। वही न्यायालय क्यों नहीं है भाई? न्यायालय है जो है संविधान के द्वारा निर्णय वर्णित है, संविधान द्वारा निर्मित किया गया, लेकिन जो है ये न्यायिक कार्यों में इसका काम नहीं किया जा सकता, न्यायिक कार्यों में इसको राज्य के रूप में नहीं माना जा सकता। अगला देखो, अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? आपको बताना है, संस्कृति, शिक्षा, धर्म और भाषा। थोड़ा सा और भैया मजबूती से बैठे रहो, 77 प्रश्न हो गए हैं, 90 कुछ प्रश्न है, 90 या 92 प्रश्न है, तो वो सारे लगा लो, फिर आप आज़ाद हो, घूमो फिरो, ऐस करो, आंसर बताओ इसका। और आंसर क्या है? शिक्षा है इसका आंसर, है ना। जो अनुच्छेद 30 में जो शिक्षा का मतलब शिक्षा मतलब क्या है कि शिक्षा के जो है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा का अधिकार है, उनके लिए संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो बताओ भाई। ऑप्शन है नेहरू, अंबेडकर, पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो कौन है भैया संवैधानिक उपचारों को अधिकार जो है संविधान की आत्मा? अंबेडकर साहब यानी भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, आप सभी जानते हैं। अगला देखो, अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट जारी की जा सकती है? 3, 4, 5 और 6, बताओ भाई। तो जो है 6 प्रकार की रिट है, आप सभी 5 प्रकार की रिट है, आप सभी जानते हैं। कौन कौन सी आप एक बार फिर से देख लो। तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसमें क्या है? सह शरीर हाजिर करना, शरीर हाजिर करना, है ना। शरीर हाजिर करने का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या लोक अधिकारी को आदेश दे सकता है कि जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। अगला देखो, परमादेश, परमादेश, परमादेश। अब इसमें क्या है? ये इसमें है न्यायालय किसी लोक अधिकारी को आदेश दे सकता है कि आप अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं करेंगे, जो कार्यक्षेत्र आपके लिए चुना गया है उसी में काम करना है आपको। अगला देखो क्या है? प्रतिषेध है, प्रतिषेध है, प्रतिषेध है मतलब रोकना, रोकना, यानी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्थाओं को, न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर कार्य करने से पहले उनको रोकना, ये इसमें बताया गया है। यानी ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी लोक अधिकारी के लिए नहीं, बल्कि किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के लिए रिट जारी की जाती है। अगला देखो क्या है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण है भाई। इसमें क्या है? किसी वरिष्ठ न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दे सकता है कि कोई भी जो मान लीजिए उसने किसी किसी उच्च न्यायालय ने मान लीजिए किसी किसी विषय पर अपना निर्णय सुना दिया है और उस निर्णय को उच्च न्यायालय अपने पास बुला सकता है इस आर्टिकल में उत्प्रेषण के तहत, इस रिट के तहत, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना। अगला देखो क्या है? अगला है अधिकार पक्ष, यानी
आपको अधिकार बताना है कि आप किस सम्मान या किस पद के तहत आप इस पद पर आसीन हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 5 प्रकार की रिट है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी रिट स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, क्वा वारंटो और टी है सर्टरी। बताओ भाई। तो ये इंग्लिश फॉर्म है उसी का, जो 5 प्रकार की रिट है। तो संबंधित कौन सी है? तो हेबियस कॉर्पस जो है रिट स्वतंत्रता से संबंधित है, आप सभी जानते हैं, है ना। अगला देखो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे कहाँ जाया जा सकता है? आप सभी जानते हैं कि मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं बिना किसी देरी के। अगला देखो, 226 के तहत रिट जारी कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? बताओ भाई। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, सभी जानते हैं। अगला देखो, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 कब निलंबित होता है? ऑप्शन है हमेशा, राष्ट्रीय आपातकाल में, राज्य आपातकाल में या वित्तीय आपातकाल में? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल है ना। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। अगला देखो, एक सेकंड भाई, हाँ। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन क्या है? 19, 20, 21 और 20, 21 दोनों। तो जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? आप सभी जानते हैं कि 20 और 21 जो है प्रमुख रूप से निलंबित नहीं की जा सकते 44वें संविधान संशोधन के बाद, है ना। अगला देखो, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति। सरल प्रश्न है, न्यायपालिका है ना। अगला देखो, मौलिक अधिकारों का संबंध किससे है? बताना है। राजनीति से, नागरिक स्वतंत्रता से, सामाजिक न्याय से और आर्थिक विकास से। तो जो है नागरिक स्वतंत्रता से इसका संबंध है, आप सभी जानते हैं भाई। अगला देखो, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं? आपको बताना है, केवल राज्य, केवल व्यक्ति, राज्य में व्यक्ति, केवल सरकार। तो जो है केवल राज्य, मैं आपको बता दूँ कि आर्टिकल 12 यानी राज्य की परिभाषा जो दे रखी है, उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, राज्य के विरुद्ध है और आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए राज्य से लड़ सकते हैं भैया, है ना। अगला देखो, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है। समानता, संपत्ति स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। बताओ भाई। तो जो मौलिक अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का है 44 और 1978, मतलब संविधान का कौन सा संशोधन? 44वां 1978 में 300 के तहत कानूनी अधिकार। अगला देखो, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार अधिकार है? सभी जानते हैं कानूनी अधिकार है ना। अगला देखो, मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यपाल। देखो अलग अलग तरीके से पूछे गए, तो अलग अलग इनका टाइप में बना चुका हूँ। जैसे मौलिक अधिकार की व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग है प्रश्न। अगले देखो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? बताना है। 14, 19, 21 और 32। करेंगे भाई सभी साथी आंसर। बस एक दो प्रश्न और हैं। आर्टिकल 32 जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर लागू होता है। अगला देखो, 32 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार किसे है? केवल नागरिक को, केवल पीड़ित को, कोई भी व्यक्ति या केवल वकील को? तो आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति, चाहे आर्टिकल 32 के तहत कोई भी पीड़ित है, यार मान लो कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति किसी कारण से पीड़ित है या किसी चीज़ से अपने मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, तो आप जाकर आप उनके पड़ोसी होने के नाते आप भी जाकर वो रिट जारी कर सकते हैं। यानी कोई विशेष व्यक्ति जो उस समस्या से ग्रसित है वही नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति ये रिट लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? आपको बताना। ऑप्शन है राज्य को मजबूत बनाना, लोकतंत्र की रक्षा, सी है संविधान संशोधन और डी है कानून का निर्माण। तो जो है मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है भाई? लोकतंत्र की, एक सेकंड भाई, हाँ, लोकतंत्र की रक्षा करना है ना। तो जो मौलिक अधिकार का महत्व क्या है? लोकतंत्र की रक्षा करना है। तो ये हमारे 93 प्रश्न थे, मौलिक अधिकारों के सारे प्रश्न थे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो भी सारे एमसीक्यू थे आपको पसंद आए होंगे और सभी लगभग जो है पूरे मौलिक अधिकारों को कवर करते हुए, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसका एक और आएगा, उसमें सारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएंगे जो भी रह गए हैं, और डिटेल में जो पूछे जाने वाले हैं या पूछे जाने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को लिया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी साथी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। अंत में वही, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।